गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज़ पद्मा सिंह और पोल पाथ पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम थिंकर्स लेके आए हैं। कल एक वीडियो हमने शाम को अपलोड की थी, उसी का ये सेकंड पार्ट है और एक पार्ट और आएगा अगर यहाँ से क्वेश्चन बचते हैं। लेकिन ये है गारंटी कि यहाँ से क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएंगे, थिंकर्स के क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। 3 वीडियो में सारा कुछ समराइज कर दूँगी मैं, जो भी इम्पोर्टेंट हैं यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। खासकर ये जो बिहार स्टेट वालों के लिए उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि उन्हीं का एग्ज़ाम जो है 13 को शेड्यूल्ड है। प्लस ये यूपी टीजीटी और टीजीटी पीजीटी और जो अन्य स्टेट हैं, अदर एग्जामिनेशन हैं, उनके लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बिहार के लिए दे रही हूँ तो किसी और के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, टॉपिक लगभग वही रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो, एक बात यहाँ पर ये समझने वाली है कि जो भी बिहार स्टेट देने जा रहे हैं उनका ये निश्चित कर लें कि बहुत ही जल्दी जो है चयन परीक्षा भी होगी, टीजीटी पीजीटी की चयन परीक्षा भी होगी। तो बिल्कुल भी आराम नहीं करना है, अब जो है कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए बिल्कुल भी, और आराम नहीं करना है, बिल्कुल मेहनत करनी है आपको। अभी लगातार कंटिन्यूस जो है मेहनत करती रहनी है। और पॉलिटिकल साइंस के लिए पूरा कोर्स यहाँ पोल पाथ पे जो है दिया जा रहा है, तो आप जो है यहाँ से पूरा कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्लस यहाँ प्रैक्टिस भी होती है पूरा। यहाँ से यदि आप फुली यहाँ पर डिपेंड रहेंगे तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, जो मैं करवा दूँगी प्रैक्टिस के थ्रू और कोर्स वीडियोज़ के थ्रू। तो इससे बाहर जो है सिलेबस जाने वाला नहीं है। चयन परीक्षा की बात कर रही हूँ, अभी स्टेट तो इसमें तो शॉर्ट टाइम में मैं दे रही हूँ, फिर भी यहाँ से जो टॉपिक मैं दे दूँगी वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और अभी जितनी मैं बिहार स्टेट करके वीडियोस दे रही हूँ ये टोटली ओरिएंटेड हैं बिहार के टॉपिक वाइज, यानी कि जो टॉपिक है एक एक टॉपिक से उठा रही हूँ मैं और वही टॉपिक दे रही हूँ, एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। तो ये बिल्कुल बिहार ओरिएंटेड है, तो बिहार वाले इसको जो है आराम से यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। बातें हो गई, काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, देनी होती है, वो हो गई है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जेम्स प्रथम की पुस्तक का नाम क्या था? द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की, पैट्रियार्का, या दास कैपिटल, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की, यही जेम्स प्रथम की पुस्तक थी। ये राज्य की दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, उसका जो है दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के बहुत बड़े समर्थक थे और ये इनकी जो है पुस्तक है। पैट्रियार्का की बात करें तो ये रॉबर्ट फिल्मर की है, रॉबर्ट फिल्मर की है। दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसके जनक माने जाते हैं। दास कैपिटल की बात करें तो ये मार्क्स की है, मार्क्स की पुस्तक है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी है? ये जो है रूसो की है। और आती कब है ये? जो है 1762 में आती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चार्ल्स प्रथम को फांसी कब दी गई? चार्ल्स प्रथम, जो हॉब्स का जब जन्म होता है तो चार्ल्स प्रथम ही जो है राजा रहते हैं फ्रांस के, तो इनको फांसी इंग्लैंड के, तो इनको फांसी कब दी गई? इंग्लैंड के राजा होते हैं। फ्रांस में तो ये शरण ली थी जब क्रांति ये हो गई थी, खूनी क्रांति, उसके बाद हॉब्स ने जो है फ्रांस में जा कर के शरण ली थी, चार्ल्स द्वितीय ने और हॉब्स ने। चार्ल्स प्रथम को फांसी कब दी गई? ऑप्शन है आपके सामने यहाँ पर 1649, 1776 या 1789 या 1688। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1649। और जो है इसी को जो है खूनी क्रांति भी कहा गया है। तो ये देखेंगे इसमें जो है इनको फांसी पर लटका देती हैं जनता मिलकर के, खूनी क्रांति। ये खूनी क्रांति भी के नाम से भी जानी जाती है। और यदि बात करें 1776 में तो ये क्या इसमें जो होती है अमेरिकी क्रांति होती है, अमेरिकी क्रांति यहाँ पर होती है। 1789 की बात करें तो सभी आंसर करेंगे इसमें सारे ऑप्शन के। 1789 की बात करें तो ये फ्रांसीसी क्रांति होती है, यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी रेवोल्यूशन होता है। और यदि हम 1688 की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति होती है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण, इसको जो है गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। बहुत शांत तरीके से होती है, गौरवपूर्ण क्रांति इसको बोलते हैं। और ये जो है 1688 में होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपयोगितावाद का पूर्व सूचक कौन है। तो कौन है उपयोगितावाद का पूर्व सूचक। ऑप्शन है आपके सामने, हॉब्स हैं या फिर लॉक हैं या रूसो हैं या फिर बेंथम है। तो उपयोगितावाद का पूर्व सूचक जो है हॉब्स को माना गया है। और किस आधार पर माना गया है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। किस आधार पर माना गया है, इन्होंने कहा कि मनुष्य जो है सुखों की प्राप्ति एवं दुखों से विरत चाहता है। सुखों की प्राप्ति और दुखों से विरत चाहता है मनुष्य, इसीलिए जो है ये उपयोगितावाद के पूर्व सूचक माने जाते हैं। सुखों की प्राप्ति, दुखों से विरत। लॉक की अगर बात करें तो ये व्यक्तिवाद के जनक हैं, व्यक्तिवाद के जनक हैं। और किसके हैं, उदारवाद के जनक हैं, राजनीतिक उदारवाद कह लीजिए, राजनीतिक उदारवाद के जनक हैं। और क्या हैं, ये जो है प्राकृतिक जो अधिकार हैं इसके जनक माने जाते हैं। और प्राकृतिक अधिकार, इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों में 3 अधिकारों को शामिल किया है, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति। संपत्ति के अधिकार को इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। लॉक की पुस्तक की बात करें तो 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट जो है इनकी पुस्तक का नाम है, जो कि 2 खंडों में विभक्त है। और रूसो की बात करें, रूसो जो है इनकी अभी भी पुस्तक हमने बात की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक का नाम है। और बेंथम उपयोगितावादी हैं, पर बेंथम जो आपका सिलेबस है उसमें बेंथम को नहीं रखा गया है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लिवायथन किसको समर्पित था। चार्ल्स प्रथम को, गोडाल्फिन को या फिर चार्ल्स द्वितीय को या फिर कोई नहीं। तो ये जो लिवायथन है ये गोडाल्फिन को समर्पित थी। चार्ल्स प्रथम क्या थे, इनको फांसी दे दी गई थी, तो चार्ल्स द्वितीय इनके पुत्र थे ये। और जो है ये हॉब्स दोनों फ्रांस में चले गए, वहीं पर इन्होंने ये बुक लिखी थी 1651 में। और फिर जो है इन्होंने ये बुक समर्पित किसको की थी, गोडाल्फिन को समर्पित की थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चर्च को राज्य के अधीन किसने किया। हॉब्स ने किया है या लॉक ने किया है या रूसो ने किया या अरस्तू ने किया। तो चर्च को राज्य के अधीन करने वाले हॉब्स हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और इन्होंने जो है धर्मनिरपेक्षता की वैज्ञानिक व्याख्या की है और जो है चर्च को राज्य के अधीन कर दिया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जबकि लॉक ने चर्च को क्या किया था, चर्च को राज्य से अलग पृथक कर दिया था, यानी इन दोनों को पृथक कर दिया था। और देखिए लॉक ने सहिष्णुता का सिद्धांत भी दिया था, इन्होंने सहिष्णुता का सिद्धांत भी दिया था। और हॉब्स जो है निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं, लॉक उदारवादी हैं, रूसो जनरल विल को सर्वोच्च मानते हैं। और अरस्तु क्या है, अरस्तु जो है राज्य को व्यक्ति से पूर्व मानते हैं, राज्य को व्यक्ति से पूर्व मानते हैं अरस्तु। यहाँ पर ऑप्शन ए हॉब्स सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य झगड़ालू एवं दुष्कर्मी प्राणी है, कौन मानता है। लॉक मानते हैं, रूसो मानते हैं, हॉब्स या रॉल्स। तो मनुष्य झगड़ालू एवं दुष्कर्मी है, ये किसका है, ये है हॉब्स का है। हॉब्स के अनुसार जो है इनकी प्राकृतिक अवस्था बहुत ही भयावह है। और प्राकृतिक अवस्था में मानव का जीवन असहाय, पाशविक, दीनहीन एवं अकेला है। तो ये चीज़ जो है हॉब्स से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। जबकि लॉक की अवस्था अच्छी है, शांत, सहयोग और प्रेम की अवस्था है। और रूसो क्या है, ये आदर्श बर्बर मानते हैं, इनकी अवस्था क्या है, आदर्श बर्बर है। इनका मानव, प्राकृतिक मानव कैसा है, आदर्श बर्बर है। तो ये सारी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। रॉल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है। इनकी ए जस्टिस ऑफ थ्योरी इनकी पुस्तक है, ए जस्टिस ऑफ थ्योरी इनकी पुस्तक है। और इसी में जो है इन्होंने इनके साथ कुछ टर्म जुड़े हुए हैं। कौन कौन से हैं, अज्ञानता का पर्दा, और कौन सा है, मूल स्थिति। ये चीज़ें जो हैं किससे संबंधित हैं,
ये रॉल्स, अगर ये आए कि मूल स्थिति से कौन संबंधित है तो रॉल्स पे टिक करेंगे। अज्ञानता का पर्दे से संबंधित कोई बात आती है तो रॉल्स पे टिक करेंगे आप। और रॉल्स क्या है, इन्होंने जो है अंतर का सिद्धांत दिया है, अंतर का सिद्धांत दिया है। ये ऐसा सिद्धांत जिसमें जो पॉलिसी वगैरह जो भी बनाई जाती है सबके लिए खुली हो, और ख़ास तौर पे उसमें गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिले, इसी को। और ऐसे अंतर को, इस तरह के अंतर को, यानी कि गरीबों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा तो वहाँ अंतर किया जाएगा लोगों में, तो ऐसे अंतर को, ऐसी असमानता को ये मान्यता प्रदान करते हैं। तो अंतर का सिद्धांत इन्होंने दिया है। इनका न्याय कैसा है? इनका न्याय जो है, रॉल्स का न्याय शुद्ध प्रक्रियात्मक है, शुद्ध प्रक्रियात्मक है, और इसके अलावा वितरणात्मक भी आता है, वितरणात्मक, ऐसा इनका जो है न्याय है। 2 प्रकार के न्याय के संबंध में इनके बारे में बात होती है। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है सी है, हॉब्स झगड़ालू एवं दुष्कर्मी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक अवस्था सबका सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था है, किसने कहा? तो ये अभी हमने डिस्कस कर लिया है, तो ये हॉब्स महोदय ने कहा है। इनकी प्राकृतिक अवस्था बहुत ही बुरी थी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। रूसो की प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी है, आदर्श बर्बर की संज्ञा दी है उस मानव को। और इन्होंने समाज को 2 भागों में विभक्त किया है, किसमें? आदिम समाज और सभ्य समाज। इन्होंने आदिम समाज को अच्छा माना है और सभ्य को माना है बुरा, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 2 समाजों में इन्होंने विभक्त किया है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान है, क्या क्या विद्यमान है? प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अधिकार एवं प्राकृतिक कानून, या फिर उपर्युक्त कोई नहीं। तो जो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था है, उस अवस्था में क्या क्या चीज़ें विद्यमान हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है प्राकृतिक कानून विद्यमान है, ओनली प्राकृतिक कानून विद्यमान है, प्राकृतिक अधिकार विद्यमान नहीं है। और इनका जो है, इनका ये कहना है कि वहाँ प्राकृतिक कानून तो हैं पर उन कानूनों को कोई पालन नहीं करता, क्योंकि बाध्यकारी शक्ति का अभाव है। किसका है? बाध्यकारी शक्ति का अभाव है। इसीलिए जो है क्या होता है कि सामाजिक समझौता करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राकृतिक कानून का विद्यमान है वहाँ पर। देखिए हॉब्स की जो है ये अवस्था है, प्राकृतिक अवस्था, ये क्या है? पूर्व सामाजिक भी है, और क्या है? पूर्व राजनीतिक भी है। क्वेश्चन आता है, पूर्व राजनीतिक भी है, ठीक है। तो इनकी अवस्था में दोनों हैं। ये पूर्व सामाजिक, यानी कि वहाँ समाज का भी तब तक विकास नहीं हुआ था, और जो राजनीतिक संस्था वगैरह थी, अथॉरिटी वगैरह, वो भी नहीं हुआ था। समाज ना तो राजनीतिक था और ना ही सामाजिक था। लेकिन लॉक का अगर बात करें तो लॉक का जो है पूर्व राजनीतिक था। लॉक का समाज में वहाँ प्राकृतिक अवस्था लॉक की पूर्व राजनीतिक थी, पूर्व सामाजिक नहीं थी, यानी कि समाज वहाँ पर बन चुका था लेकिन कोई अथॉरिटी नहीं थी, इसका मतलब पूर्व राजनीतिक थी। तो लॉक के मामले में, केस में जो है आप सिर्फ पूर्व राजनीतिक लेंगे, और हॉब्स के केस में दोनों, पूर्व राजनीतिक एवं पूर्व सामाजिक दोनों हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अगला क्या है, क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है कि हॉब्स के सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य बना, सरकार बनी, नागरिक समाज बना, उपर्युक्त सभी। तो जो हॉब्स का सामाजिक समझौता होता है तो ये एक पक्षी होता है। कैसा होता है? एक पक्षी होता है, एक पक्षी समझौता होता है। और इसी एक पक्षी समझौते के अकॉर्डिंग, इसी एक पक्षी समझौते के द्वारा क्या होता है? राज्य बनता है, सरकार बनती है, नागरिक समाज बनता है, तीनों ही बनते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। और इन तीनों को क्या है? इन्होंने कॉमनवेल्थ बोला है, कॉमनवेल्थ बोला है, ठीक है। हॉब्स का राजा जो है निरंकुश है, संप्रभु है, और हॉब्स अपने राजा को लेवियाथन बोलते हैं, लेवियाथन बोलते हैं। यही इनका जो है राजा भी है। राजा पूछे तो लेवियाथन इसका नाम है, नाम दिया है इन्होंने, और इनकी पुस्तक भी यही है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे। लेवियाथन पुस्तक इनकी पुस्तक से संबंधित है, पुस्तक का नाम है, और राजा सभी संबंधित है। इनका जो है फैसला है, एक पक्षी है, और एक पक्षी में तीनों चीज़ें बनती हैं, कॉमनवेल्थ कह के इसको पुकारते हैं।
चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हॉब्स से संबंधित है। तो हॉब्स को समझौता था कैसा था, एक पक्षी, द्विपक्षी या त्रिपक्षी। तो देखिए आ गया हॉब्स का समझौता जो है एक पक्षी था, और एक पक्षी से ही तीनों चीज़ें बनती हैं, राज बनता है और सरकार बनती है, नागरिक समाज बनता है, तीनों बनते हैं। तो यहाँ पर हॉब्स का समझौता था एक पक्षी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, ऐसे ही आएंगे। अभी पात्रता में क्वेश्चन इसी तरह से जो मैं दे रही हूँ, जितने भी दिए हैं, पहले पार्ट 1 में जो दिया है और अभी जो पार्ट 2 में दे रही हूँ, क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे जिस तरह से यहाँ पर दिए जा रहे हैं पेपर में। देखिए हॉब्स क्या कह रहे हैं, हॉब्स का व्यक्तिवादी होने का आधार क्या है। इनको व्यक्तिवादी बोला गया है। वैसे तो ये निरंकुश राजतंत्र के समर्थक थे, फिर भी इनको एक आधार पर व्यक्तिवादी बोला गया। वो आधार कौन सा है, सामाजिक समझौता है, निरंकुश राजतंत्र है, राज्य का सभी शर्तों से बाहर होना है, राजा की संप्रभुता। तो इन्होंने जो है इनको किस आधार पे किया गया है, सामाजिक समझौते का आधार। ठीक है, सामाजिक समझौते का आधार ही इनकी व्यक्तिवादी होने का आधार है। और इसमें होता क्या है कि इन्होंने जो है व्यक्ति को, इसके पीछे भी जाएं कि सामाजिक समझौते में ऐसा इन्होंने क्या किया कि व्यक्तिवादी कहे गए, क्योंकि ये तो सामाजिक समझौते में पूरी शक्तियाँ जो हैं संप्रभु को दे देते हैं, उसको निरंकुश बना देते हैं, राजा को। तो ये व्यक्तिवादी कैसे कहलाए, व्यक्तिवादी एक ही आधार पर कहलाए जब इन्होंने व्यक्ति को जो है आत्मरक्षा का अधिकार दिया और कहा कि व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार है। यदि राजा प्राणों की, जिनकी नागरिकों की प्राणों की रक्षा जो है लेना शुरू कर दे या उसकी प्राणों की रक्षा न कर पाए, तब व्यक्ति को अधिकार है कि वो उसको हटाकर अपना दूसरा राजा चुन ले। तो इसी एक बात से इनको व्यक्तिवादी होने का जो है श्रेय मिल जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी इन्होंने जो है निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं, राजा को सभी शर्तों से बाहर रखा है इन्होंने, ये देखिए इनकी। और ये राजा की संप्रभुता, राजा को सबसे बड़ा जो है संप्रभु मानते हैं, यानी कि सभी कानूनों से ऊपर रखते हैं राजा को। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। अगला क्या है कि हॉब्स अपने शासक को कहता है, क्या कहता है, लिवायथन सत्ताधारी, जीवन रक्षक, उपयुक्त कोई नहीं। तो हॉब्स जो है अपने शासक को लिवायथन कहता है, लिवायथन कह लीजिए या लेवियाथन कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लॉक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उदारवाद का जनक, पूंजीवाद का जनक, व्यक्तिवाद का जनक या उपयुक्त सभी। आंसर आप जिन्होंने स्टडी कर रखी है उनके लिए सिर्फ एक रिवीजन है, तो आंसर बहुत तेज़ी में आने चाहिए, फटाफट आंसर आने चाहिए। तो लॉक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उपयुक्त सभी। ये व्यक्तिवाद के भी जनक हैं, पूंजीवाद के भी जनक हैं, उदारवाद के भी जनक हैं, और ये जो प्राकृतिक अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकारों के भी जनक हैं। जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है उसके भी जनक हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में लॉक की पुस्तक है, 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, लेटर्स ऑन टोलरेशन, ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग या उपर्युक्त सभी। तो ये सभी जो हैं बुक्स किसकी हैं, लॉक से संबंधित हैं, तो यहाँ उपर्युक्त सभी हो जाएगा, सारी बुक्स लॉक की हैं। और ये जो 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट है ये बहुत ही फेमस हुई है, और इसको वाहन महोदय क्या कहते हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस में 2 पीढ़ियों तक ये बाइबल की तरह पूजी जाती रही है। ये वाहन ने कहा है इसके बारे में, 2 ट्रीटीज के बारे में। और इसके 2 ट्रीटीज की एक और बात है कि ये 2 खंडों में विभाजित है। जो खंड का है इसका, वो फिल्मर के दैवी, जो फिल्मर रॉबर्ट फिल्मर हैं उनके दैवी उत्पत्ति सिद्धांत का खंडन करता है, और दूसरा जो हॉब्स का निरंकुश राजतंत्र है उसका खंडन करके, और इसी के जो है ये फर्स्ट पार्ट में हॉब्स का जो है राजतंत्र को खंडित करता है, सेकंड में जो है इन्होंने अपने राजनीतिक विचार दिए हैं। किसने, लॉक महोदय ने राजनीतिक विचार दिए हैं। तो इनकी ये पुस्तक जो है काफ़ी फेमस है। वाहन महोदय ने इसको बाइबल का संज्ञा दिया है, वाहन ने बाइबल की संज्ञा दी है इसको, और बोला है कि इंग्लैंड और फ्रांस में 2 पीढ़ियों तक ये जो है बाइबल की तरह पूजी जाती रही है। और वाहन ने जो है, वाहन ने ही इस पुस्तक को क्या कहा है, वाहन ने कहा है कि ये जो है 2 नाली बंदूक है, क्योंकि ये इसका एक नाल फिल्मर पर तनी है और दूसरी नाल जो है हॉब्स पे तनी हुई है, तो इसे क्या है 2 नाली। बस इतना ही रखिए, बाकी आपको सेंटेंस पता है।
इसको दो नाली बंदूक कहा है क्योंकि इसका एक भाग फिल्मर पे तना हुआ है, दूसरा भाग हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र को खंडित कर रहा है। तो देखिए वाहन ने इस पुस्तक के बारे में दो चीज़ें कही हैं, एक तो इसको बाइबल बोला है, दूसरा इसे दो नाली बंदूक बोला है, ये ध्यान रखेंगे आप। और इसके दो खंड हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है और यहाँ से पीजीटी लेवल पे यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, वाहन ने क्या कहा है, किसने क्या कहा है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लॉक का प्राकृतिक मानव कैसा है, झगड़ालू एवं दुष्कर्मी है, सहयोगी प्रेमी है, आदर्श बर्बर है, उपयुक्त कोई नहीं। तो लॉक का प्राकृतिक मानव कैसा है, सहयोगी और प्रेमी है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। आदर्श बर्बर किसका है, रूसो का है, ठीक है। झगड़ालू एवं दुष्कर्मी किसका है, हॉब्स का है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो रहा है, लॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में प्राकृतिक अधिकारों का जनक कौन है, हॉब्स हैं या फिर लॉक हैं या फिर रूसो हैं या मिल हैं। तो प्राकृतिक अधिकारों का जनक हमने अभी भी बात की, ये जो है लॉक महोदय हैं, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। रूसो क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक हैं ये, ठीक है। और लोकप्रिय संप्रभुता इनसे संबंधित है, लोकप्रिय संप्रभुता भी इनसे संबंधित है। हॉब्स निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं, लॉक उदारवादी हैं, मिल स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं। ऑन लिबर्टी इनकी पुस्तक है, इसी में इन्होंने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार हैं, हस्तांतरणीय हैं, विभाज्य हैं, अविकासात्मक हैं, असमान रूप से प्राप्त हैं। आंसर सभी करेंगे और फटाफट करेंगे। तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार क्या है, अविकासात्मक हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि इनका विकास नहीं होता है, ये ज्यों के त्यों जन्म जैसे जिस तरह मिलते हैं उसी तरह मृत्यु तक ये बने रहते हैं, ठीक है। तो ये मृत्यु तक ज्यों के त्यों बने रहते हैं, तो इसलिए ये अविकासात्मक हैं और ये सभी गलत है। हस्तांतरणीय, विभाज्य, ये सारे जो हैं गलत है क्योंकि असमान रूप से प्राप्त नहीं, ये सभी को समान रूप से प्राप्त होते हैं, ये अविभाज्य होते हैं, ये अहस्तांतरणीय होते हैं। तो ये तीनों ही गलत हैं क्योंकि इनको हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है और इनका विकास भी नहीं होता है और ये समान रूप से सबको प्राप्त होते हैं, जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कभी इस तरह आएगा कभी दूसरी तरह आएगा, पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लॉक की प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक है, पूर्व राजनीतिक है, पूर्व राजनीतिक एवं पूर्व सामाजिक है, उपयुक्त कोई नहीं है। तो लॉक की प्राकृतिक अवस्था कैसी है, अभी अभी हमने बात की थी, पूर्व राजनीतिक है। क्यों पूर्व राजनीतिक है, वहाँ पे कानून, जो प्राकृतिक कानून भी हैं, प्राकृतिक अधिकार भी हैं, सब कुछ है। तो दिक्कत क्या है, वहाँ कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, वहाँ कोई अथॉरिटी नहीं है, इसलिए जो है कोई जो लागू करने को, इन नियमों को जो है लागू करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं, इसलिए जो है सामाजिक समझौते की ज़रूरत पड़ती है। और जबकि हॉब्स की क्या है, ये जो पूर्व राजनीतिक पूर्व सामाजिक किसकी है, हॉब्स की है, डिस्कस हमने अभी अभी किया है। तो ये हॉब्स की है और ये लॉक की है, पूर्व राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉक की संविधा द्विपक्षीय है, एक पक्षीय है, तीन पक्षीय है, चार पक्षीय है। तो लॉक की संविधा कितनी है, द्विपक्षीय है। और इस दो पक्षीय, जो जब इनकी संविधा दो पक्षीय है तो इसमें जो है एक पक्ष से क्या होता है कि इसका एक पक्ष से क्या बनता है, राज्य बनता है, ठीक है, और दूसरे पक्ष से क्या बनता है, सरकार बनता है, सरकार बनता है। तो इसलिए इनकी पक्ष जो है संविधा यानी कि समझौता द्विपक्षीय है। और हॉब्स की एक पक्षीय किसकी है, हॉब्स की है। इसी से तीनों चीज़ें बनती हैं, राज, नागरिक समाज और सरकार, तीनों बन जाती हैं और इसी को उन्होंने कॉमनवेल्थ बोला है। अच्छा, लॉक के संबंध में देखें तो ये ट्रस्ट शब्द आता है, तो ये इससे संबंधित है, इन्होंने ट्रस्ट बोला है, अपनी जो ये समझौता है सरकार को ट्रस्ट के रूप में इन्होंने संज्ञा दी है, ट्रस्ट की संज्ञा दी है। हॉब्स ने कॉमनवेल्थ की संज्ञा दी है। तो इनकी सब जो अलग अलग हैं ये भी ध्यान रखेंगे, जो टर्म इन्होंने यूज किए हैं अपनी सरकार के लिए तो वो भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है, किसने कहा, तो ये कहने वाले हैं वाहन महोदय। यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास ब्राइस, कार्ल पॉपर, वाहन, मैक्सी, किसने कहा है इसको,
तो ये वाहन महोदय के द्वारा कहा गया है। लॉक का जो है पूरा राजनीतिक दर्शन किसके इर्द गिर्द, व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। और इनका एक कथन और है, वो भी बहुत फेमस है, वाहन का ही है। क्या कहते हैं लॉक के बारे में? कहते हैं कि लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करना है। तो संपत्ति की सुरक्षा, संपत्ति, इसको शॉर्ट में लिखेंगे, संपत्ति की सुरक्षा है। सुरक्षा है, क्या है जो लॉक का दर्शन है उसका उद्देश्य। ये इनका दूसरा कथन है, पहला कथन ये है। दोनों ही कथन बहुत ही फेमस हैं, दोनों आप याद रखेंगे। पहला तो ये लिखा हुआ है, दूसरा है लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन राज्य या सरकार के लिए जनता की सहमति को आधार माना है? तो किसने माना है? हॉब्स ने, लॉक ने, या रूसो ने, या फिर मैकियावली ने? तो जहाँ पर जनता की सहमति की बात आ जाए वो लॉक से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैकियावली महोदय आ गए हैं, तो इनकी पुस्तक जो है हम देख लेते हैं। इनकी पुस्तक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है द प्रिंस। इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। इसमें इन्होंने जो है राज्य के विचार अपने दिए हैं, शासन कला के बारे में बताया, राजा को कैसे शासन करना चाहिए वो सारी बातें की गई हैं। और व्याघ्र लोमड़ी नीति इसमें दी है, व्याघ्र लोमड़ी नीति। राजा को व्याघ्र शेर की तरह बहादुर, लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, ऐसा बताया है इस नीति में। ठीक है। इनकी दूसरी पुस्तक देखें तो डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, आर्ट ऑफ वॉर, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ये सारी इनकी जो अदर महत्वपूर्ण बुक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धर्म आस्था का विषय है, बाह्य प्रयोग से धर्म नष्ट हो जाता है। किसने कहा है? रूसो ने कहा है, मैकियावली ने कहा है, लॉक ने कहा है, या फिर हॉब्स ने कहा है। तो ये धर्म आस्था का विषय है, बाह्य प्रयोग से धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसा कहने वाले जो हैं लॉक हैं। और लॉक ने जो है चर्च को क्या कर दिया था? पृथक कर दिया था। राज्य और चर्च दोनों को पृथक पृथक कर दिया, यानी कि दोनों के फील्डों को इन्होंने अलग कर दिया था। तो चर्च को पृथक कर दिया था राज्य से। और हॉब्स महोदय ने जो चर्च को राज्य के अधीन कर दिया था। तो ये ध्यान रखेंगे, इन्होंने चर्च को राज्य के अधीन कर दिया था, यानी कि राजा के अंडर में आ गया था चर्च। ठीक है। और मैकियावली की बात करें तो मैकियावली जो है इन्होंने राजनीति विज्ञान को धर्मनिरपेक्ष बनाया, इसलिए इन्हें धर्मनिरपेक्ष राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, निरपेक्ष राजनीति विज्ञान का जनक इनको बोला जाता है। ठीक है। और इन्होंने जो है सबसे पहले क्या है, मैकियावली ने राज्य शब्द का प्रयोग किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, राज्य शब्द का प्रयोग किया था और इन्हें आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। साथ में इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये सारी बातें जो है इनके बारे में बहुत ही मेन है। बुक्स अभी हमने डिस्कस कर ही ली हैं। और इन्होंने मानव स्वभाव को क्या बोला है? स्वार्थी, कायर, कृतज्ञ प्राणी बताया है। मानव स्वभाव के बारे में इनके भी विचार अच्छे नहीं हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हॉब्स का एक फेमस कथन है, मैं और मेरा भय दोनों जुड़वा भाई हैं। ऐसा इनका ये फेमस कथन है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लॉक की वाणी एक युग की अंतिम वाणी एवं दूसरे युग की पहली गहन वाणी है। किसने कहा ऐसा? वेपर ने, वाहन ने, कार्ल पॉपर ने, या फिर मैक्सी ने? तो ऐसा कहने वाले कौन है? ये वेपर महोदय हैं। इन्होंने ही ऐसा कहा है कि पहली जो है लॉक की वाणी एक युग की अंतिम वाणी है और दूसरे युग की गहन वाणी है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधुनिक काल का पहला राजनीतिक विचारक जिसने श्रम का सिद्धांत दिया है, मैकियावली ने, रूसो ने, हॉब्स ने, या फिर लॉक ने? तो श्रम का सिद्धांत देने वाले लॉक महोदय हैं। ये कहते हैं कि जब किसी सार्वजनिक वस्तु में निजी श्रम मिला करके कोई चीज़ बनाई जाती है, उत्पादित की जाती है, तो उसे कोई छीन नहीं सकता, वो निजी हो जाती है, उसे किसी को छीनने का अधिकार नहीं है। तो ये श्रम का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था आधुनिक काल में। और यदि बात करें तो इन्होंने एक और सिद्धांत दिया था, सहिष्णुता। इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? सहिष्णुता का सिद्धांत दिया था।
सहिष्णुता का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। ठीक है, यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। जबकि रूसो क्या है, ये निजी संपत्ति को क्या मानते हैं, सभी बुराइयों की जड़ मानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ था परंतु सर्वत्र बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। किसने कहा है, रूसो, लॉक, हॉब्स या वेपर। तो ऐसा जो है कहने वाले रूसो महोदय हैं। ऑप्शन ए आपका जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रूसो की संविधा में कानून निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है कानून निर्माण? सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, सामान्य इच्छा के द्वारा। तो जो रूसो की संविधा है उसमें कानून का निर्माण सामान्य इच्छा के द्वारा होता है। ठीक है, सरकार क्या करती है, सरकार सिर्फ उसको लागू करती है। सरकार का और कोई काम नहीं है, सरकार उसको जो है लागू करेगी। और सामान्य इच्छा यानी कि जो सभी की इच्छा है, जो लोगों के, इन्होंने क्या किया है कि इच्छा को दो भागों में डिवाइड किया है, उच्च स्व और निम्न स्व यानी कि हायर सेल्फ एंड लोअर सेल्फ। इनसे जो है संचालित इच्छाएं होती हैं। जो उच्च स्व होता है यानी कि हायर सेल्फ से संचालित इच्छा ही सामान्य इच्छा होती है, यानी कि ये आदर्श की इच्छा होती है, लोगों कल्याण की इच्छा होती है। तो इसी के द्वारा जो है सामान्य इच्छा के द्वारा ही कानून का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रूसो की संविधा में सरकार का क्या कार्य है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी डेप्थ में है। और सरकार का क्या कार्य है, कानून बनाना है, कानून लागू करना है, कानून का प्रारूप तैयार करना है, उपर्युक्त सभी। तो जिसको नॉलेज नहीं होगा रूसो की फिलॉसफी के बारे में, तो सरकार का काम अमूमन होता क्या है, कानून बनाना, लागू करना, यही सारे काम होते हैं। तो या उपर्युक्त सभी पे भी टिक कर सकता है, लेकिन सरकार का कार्य यहाँ क्या है, लागू करना है। ऑप्शन बी राइट होगा। कानून बनाना, रूसो की संविधा में सरकार कानून नहीं बनाएगी, ये कानून वगैरह कुछ नहीं बनाएगी, सिर्फ इसको लागू करेगी। बाकी कानून बनाना, उसका प्रारूप तैयार करना, ये सब सामान्य इच्छा का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूसो की सामान्य इच्छा शीर्ष रहित लेवियाथन है। किसने कहा है, वेपर ने, मैक्सी ने, वाहन ने या फिर मिल ने। तो रूसो की जो है सामान्य इच्छा ये शीर्ष रहित लेवियाथन है। किसका कथन है ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वाहन महोदय ने ऐसा बोला है, शीर्ष रहित लेवियाथन की। जैसे लेवियाथन, हॉब्स का लेवियाथन जो है निरंकुश था, उसी तरह जो है इन्होंने सामान्य इच्छा को निरंकुश बना दिया है। किसने, रूसो ने सामान्य इच्छा को सबसे ऊपर निरंकुश बना दिया है। तो इन्होंने इसीलिए इसको शीर्ष रहित लेवियाथन बोला है, सामान्य इच्छा को। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पीडीएफ में रूसो से संबंधित और हॉब्स से संबंधित जो है ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे। तो रूसो की सामान्य इच्छा क्या कहती है, ये जो है रूसो की सामान्य इच्छा हॉब्स से शुरू होकर लॉक पर समाप्त होती है, या फिर लॉक से शुरू होकर हॉब्स पे समाप्त होती है, या फिर उपर्युक्त दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इनकी सामान्य इच्छा किस विचारक से शुरू होकर किस विचारक पर समाप्त होती है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए, हॉब्स से शुरू होकर लॉक पर समाप्त होती है। क्योंकि सबसे पहले जिस तरह से हॉब्स ने अपने लेवियाथन को यानी कि राजा को निरंकुश बनाया, उसी तरह इन्होंने लोगों की जो सामान्य इच्छा है उसको निरंकुश बना दिया। और फिर उसके बाद जो है जिस प्रकार लॉक क्या कहते हैं कि सबकी सहमति पर काम करते हैं, जनता की सहमति, उसी तरह इन्होंने जो है जनता की सहमति को ही मान करके और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो है सिद्धांत दिया, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के पक्ष में हुए। तो इन्होंने जनता की सहमति भी अडॉप्ट किया है और हॉब्स से जो है निरंकुशता भी अडॉप्ट की है, दोनों चीज़ें अडॉप्ट की हैं। जनता की सहमति जो है अडॉप्ट करके इन्होंने प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी है, उसको सपोर्ट किया है। तो दोनों लोगों को ये क्या करते हैं कि अडॉप्ट करते हैं। तो हॉब्स से शुरू होकर लॉक पर समाप्त होती है, ये यहाँ पर सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूसो के सभ्य समाज में लोग कैसे हैं, ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, विवेक एवं सभ्य हैं, सुखी हैं। कैसे हैं, तो सबसे पहले तो ये जानिए कि जो रूसो का सभ्य समाज है इसमें लोग कैसे हैं, विवेकी एवं सभ्य हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। रूसो ने अपने समाज को दो भागों में डिवाइड किया था, किसमें, आदिम एवं सभ्य। ठीक है,
आदिम समाज की यदि हम बात करें तो इस समाज में मनुष्य क्या होगा, विवेकहीन होगा। यहाँ पर विवेकी है ना, तो यहाँ विवेकहीन होगा। सभ्य समाज में विवेकी होगा और यहाँ पर आदिम समाज में विवेकहीन होगा। विवेकहीन होगा, परमार्थी होगा, कर्तव्यपरायण होगा, स्वतंत्रता इसके पास होगी, और क्या होगा, ईमानदारी होगी, भाईचारा होगा। ये सारे गुण इसमें होंगे। लेकिन जो सभ्य समाज है इसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें लोग बेईमान होंगे, ठीक है, दुखी होंगे, क्योंकि जिनके पास संपत्ति होगी उनको संपत्ति खोने का डर होगा, जिनके पास संपत्ति नहीं होगी उनको संपत्ति पाने के लिए वो दुखी रहेंगे, तो दुखी होंगे। स्वतंत्रता का अभाव होगा, और क्या, विषमता होगी। जब निजी संपत्ति होगी तो विषमता भी होगी। स्वार्थी होंगे और कर्तव्य परायणता इनमें नहीं होगी। ये सारी बातें जो हैं बताई गई हैं, मैंने ओरली बोल दिया है, आप इनको लिख सकते हैं। तो ये जो बाकी हुई चीज़ें हैं ये किसकी, आदिम समाज की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी रूसो से ही संबंधित है। रूसो का प्राकृतिक मानव है कैसा है, विवेकहीन है, परमार्थी है, कर्तव्यपरायण है, ईमानदार है, या फिर ये सभी। तो रूसो का प्राकृतिक मानव जो है तो यही है, विवेकहीन है, परमार्थी है, कर्तव्यपरायण, ईमानदारी, चारों ही हैं। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सी पुस्तक रूसो की नहीं है, तो कौन सी नहीं है, डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस, तो ये पहला हो गया। दूसरी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तीसरे क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। चौथी है इमाइल। तो इसमें जो है ऑप्शन बी नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है ये किसकी है, ये मिल्की है, और यही ऑप्शन आपका सही हो रहा है। बाकी डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस ये इनकी पहली पुस्तक होती, इसी में जो है ये फर्स्ट प्राइज़ जीतते हैं। ये एक प्रतियोगिता थी। उसके बाद आती है इनकी इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, फिर उसके बाद आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, फिर बाद में आती है इमाइल, ठीक है। तो एक इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट और है, वो भी यहाँ पर देख लें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये इनकी जो है 4 मेन पुस्तकें हैं, इनको आप याद रखेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हे ईश्वर, मुझे वही भोलापन एवं अज्ञानता वापस कर दो, यही मुझे संतुष्ट एवं सुखी बना सकता है। ये कथन किसने कहा है, रूसो के द्वारा कहा गया, कार्ल मार्क्स या हॉब्स, या फिर लॉक के द्वारा। किसके द्वारा ये कथन कहा गया है, तो ये कथन कहा गया है रूसो के द्वारा, क्योंकि इनको जो आदिम समाज था वो इनको ज़्यादा अच्छा लगता था, और सभ्य समाज में ये बहुत सारी कमियां देखते हैं, खामियां देखते हैं, परेशानियां देखते हैं। तो ये अपने आदिम समाज की भोलापन और अज्ञानता वापस मांग रहे हैं। कार्ल मार्क्स की यहाँ पर बात करें तो दास कैपिटल इनकी पुस्तक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनकी पुस्तक है, प्राइस एंड वैल्यू, प्रॉफिट प्राइस एंड वैल्यू ये इनकी पुस्तक है। ये सारी चीज़ इनकी पुस्तकें हैं। और गोथा प्रोग्राम हो गई, इनकी पुस्तक काफ़ी पूछी जाती हैं, और ये वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कहलाते हैं। और इन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है, ऐतिहासिक जो है समाज का सिद्धांत दिया है। ये सारे इनके सिद्धांत दिए गए हैं इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती है तो जनता सरकार को हटा सकती है। इसे लॉक ने कहा है, किसे कहा है, इसको लॉक ने क्या कहा है, बगावत का सिद्धांत कहा है, व्यक्तियों के हित का सिद्धांत कहा है, क्रांति का सिद्धांत कहा है, या फिर अधिकार का सिद्धांत कहा है। तो जो ये टर्म है, ये जो कंडीशन है, इसको लॉक ने किस नाम से जाना है, तो इसको लॉक ने है क्रांति का सिद्धांत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्रांति के सिद्धांत का इसको जो है नाम दिया है कि सरकार को हटा सकती है जनता यदि वो ठीक से काम नहीं करती है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, समुदाय एक ऐसे गृह स्वामी की तरह है जो जाग जाग कर देखता रहता है कि कहीं पहरेदार सो तो नहीं गया है। यदि सो गया है तो उसे हटा करके वो दूसरा पहरेदार रखता है। ये कथन किसके द्वारा, यहाँ पर शॉर्ट में दिया गया है बट पूरा यही है। तो किसके द्वारा कहा गया है, लॉक के, रूसो के, या फिर हॉब्स के, या फिर अरस्तु के। तो ये जो है लॉक के द्वारा कहा गया। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत को उदारवादी किसने बनाया, हॉब्स ने बनाया है, या फिर लॉक ने बनाया, रूसो के द्वारा बनाया गया, या रॉल्स ने बनाया है। तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत को जो है ये लॉक द्वारा उदारवादी बनाया गया। सामाजिक समझौते का सिद्धांत सर्वप्रथम जो है हॉब्स के द्वारा दिया जाता है।
लेकिन इसको उदारवादी बनाने का श्रेय किसको जाता है? लॉक को जाता है। और रूसो इस मामले में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की जो है समर्थन करते हैं। और रॉल्स ने क्या किया है? जो सामाजिक समझौते, न्याय के क्षेत्र में सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी पुस्तक है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी जो है पुस्तक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लॉक की प्राकृतिक अवस्था में किसका अभाव है? सत्ता का, प्राकृतिक कानून का, प्राकृतिक अधिकार का, सामाजिकता का। तो लॉक की प्राकृतिक अवस्था में, जैसे हमने अभी भी बात की, थोड़ी पहले डिस्कस किया कि लॉक की प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून होते हैं, अधिकार भी होते हैं, सामाजिकता भी होती है। सिर्फ अभाव किसका होता है? सत्ता का। सत्ता का अभाव होता है, यानी कि एक अथॉरिटी का अभाव होता है, ऐसी अथॉरिटी जो कि इन कानूनों को लागू कर सके, ठीक है, इनको मनवा सके लोगों से, ऐसी अथॉरिटी का अभाव होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किस क्रांति का नारा है? तो ये किस क्रांति का नारा है? ऑप्शन आपके सामने है। गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, चीनी क्रांति। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये अमेरिकी क्रांति से संबंधित है। अमेरिकी क्रांति का ये जो है नारा है, ठीक है। अमेरिकी क्रांति होती कब है? अमेरिका की क्रांति जो है ये 1776 यानी ये 1776 में होती है अमेरिकी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब होती है? ये होती है 1789 में होती है। और गौरवपूर्ण क्रांति कब होती है? ये 1688 में होती है। इंग्लैंड में होती है ये गौरवपूर्ण क्रांति, इंग्लैंड में होती है, इंग्लैंड में ये होती है। और यदि हम चीनी क्रांति की बात करें तो ये 1949 में होती है, 1949 में होती है, माओ के द्वारा लाई जाती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन यस दे दिया ऑप्शन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे विचार उत्तम एवं अधम में डोलते रहते हैं, किसने कहा? हॉब्स ने कहा है, या फिर लॉक ने कहा, या फिर रूसो ने कहा है, या फिर उपर्युक्त कोई नहीं? किसने कहा है? तो ये कहने वाले हैं अधम में डोलते रहते हैं जिसके विचार, ये हैं रूसो महोदय। रूसो महोदय, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूसो के अनुसार विषमता की उत्पत्ति का कारण है, क्या है? राज्य की नीतियाँ, सरकार की अनदेखी, जनता का जागरूक न होना, निजी संपत्ति। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रूसो के अकॉर्डिंग जो है निजी संपत्ति ही सभी बुराइयों का कारण है और विषमता का भी कारण यही है। यही निजी संपत्ति को इन्होंने सब बुराइयों का कारण माना है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक किसे कहा गया है? लॉक को, रूसो को, या फिर अरस्तु को, या फिर मैकियावली को? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक जो है किसको बोला गया है? तो ये रूसो महोदय को बोला गया। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कह लीजिए, या फिर उसके भी जनक ये माने जाते हैं। और लोकप्रिय संप्रभुता भी इनसे संबंधित है। और समान इच्छा का इन्होंने जो है समान इच्छा के सिद्धांत को दिया है। समान इच्छा जो है किससे संबंधित है, चलती है, संचालित किससे होती है? तो ये उच्च स्व से ये संचालित है इनकी इच्छा, समान इच्छा, उच्च स्व। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूसो की समान इच्छा संचालित है उच्च स्व से, निम्न स्व से, व्यक्ति की इच्छा से, राज्य की इच्छा से। तो रूसो की समान इच्छा जो है उच्च स्व से संचालित है। अभी हमने बात कर ली है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूसो विचारक था, कैसा विचारक था? भौतिकवादी था, यथार्थवादी था, दोनों था, या फिर इन दोनों से अलग कुछ था? तो कैसा विचारक था? तो ये दोनों ही था, भौतिकवादी भी था, यथार्थवादी भी था। तो यहाँ पर ए एवं बी ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा यदि इच्छा है तो सामान्य नहीं हो सकती, और यदि सामान्य है तो वो इच्छा नहीं हो सकती? ऐसा किसने कहा है? विपर महोदय ने कहा है, वाहन ने कहा है, या फिर हॉबहाउस के द्वारा ऐसा बोला गया, या फिर मिल ने बोला है? किसने बोला है कि इच्छा है तो सामान्य नहीं, सामान्य है तो इच्छा नहीं हो सकती? ये बोला है वाहन महोदय ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में रूसो की सामान्य इच्छा की विशेषता नहीं है। नहीं की बात हो रही है। अखंडता, अहस्तांतरणीयता, देयता, सर्वोच्चता। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है यही सही हो जाएगा, क्योंकि रूसो की जो ये सामान्य इच्छा की विशेषताएं हैं इनमें से तीनों सही हैं। अखंडता, अहस्तांतरणीयता, सर्वोच्चता ये सही है, जबकि देयता नहीं होगा, अदेयता हो जाएगा। तो इनकी सामान्य जो इच्छा है उसके बारे में देखेंगे। अखंडता अविभाज्यता होती है, अहस्तांतरणीयता होती है, अदेयता होती है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा अदेयता। और क्या होती है? सर्वोच्चता होती है, लोकतांत्रिक होती है। ठीक है, लोकतांत्रिक होती है इनकी इच्छा। और विशेषताएं हैं और क्या होती है? ये बुद्धि या विवेक पर आधारित इच्छा है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। बुद्धि विवेक पर आधारित इच्छा है। तो ये सारी जो हैं मेन विशेषताएं हैं जो रूसो की सामान्य इच्छा है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामान्य इच्छा के तहत व्यक्ति स्वतंत्र होने को बाध्य होगा, किसी कार्य के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होंगे, उपर्युक्त दोनों, कोई नहीं। तो सामान्य इच्छा के तहत जो है व्यक्ति क्या होगा? स्वतंत्र होने को बाध्य होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये कैसे होगा? थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट जो है उलझा हुआ है। तो सामान्य इच्छा क्या है? उच्च स्व से संचालित है, यानी कि सभी की आदर्श इच्छा जो है उससे संचालित है। और सामान्य इच्छा के अनुरूप जो है व्यक्ति सारे अच्छे काम करेगा। और यदि कोई व्यक्ति बुरा काम कर रहा है, मान लीजिए हम ड्रिंक का ले लेते हैं, कोई व्यक्ति ड्रिंक कर रहा है तो वो किससे? निम्न स्व से संचालित है उसकी इच्छा, ये निम्न स्व से संचालित है। लेकिन जो सामान्य इच्छा के उस व्यक्ति को सामान्य इच्छा क्या करेगी? बाध्य करेगी कि वो उच्च स्व से संचालित हो, यानी कि उस शराब को वो छोड़ दे और वो उच्च स्व से संचालित हो जाए उसकी इच्छा। तो ये जो है उसको जो शराब को छुड़वाने के लिए सामान्य इच्छा के तहत वो स्वतंत्र होने को बाध्य होगा, क्योंकि रूसो मानते हैं कि वही व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र है जिसकी इच्छा जो है उच्च स्व से संचालित है, यानी कि जिसकी इच्छा आदर्श इच्छा है, जिसकी इच्छा सबके हित की इच्छा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऐसा इन्होंने बोला है। तो यदि कोई व्यक्ति गलत काम कर भी रहा है, कॉन्सेप्ट ये है कि कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो भी उसको जो है बाध्य किया जाएगा कि वो सही काम करे। तो ये घुमा फिरा करके जो है बाध्यता भी दे रहे हैं, बाध्यकारी भी बना रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि स्वतंत्र होने को बाध्य होगा सामान्य इच्छा के तहत। तो देखिए कितने घूमे हुए वर्ड हैं। ये रूसो की फिलॉसफी में हमने दे रखा है, कोर्स वीडियो में जो है ये वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप लोग जाकर के वहाँ इनको अच्छे से समझ सकते हैं। डिटेल में वहाँ पे हमने बता रखा है। नेक्स्ट क्या है कि रूसो ने सामान्य इच्छा को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? यथार्थ, आदर्श, स्वार्थ या एवं भी दोनों। सामान्य इच्छा की बात हो रही है, कितने भागों में किया है? तो यहाँ पर ए एवं बी दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि जो है रूसो क्या करते हैं कि जो एक आदर्श यथार्थ इच्छा और आदर्श दो में इसको करते हैं। ये उच्च स्व से संचालित होगी, जबकि यथार्थ इच्छा क्या है? जो ये निम्न स्व से संचालित होगी। ठीक है, इसमें स्वार्थ होगा और इसमें जो है निस्वार्थ होगा, लोक कल्याण होगा, ये सारी चीज़ें उच्च स्व में होंगी। तो यथार्थ की इच्छा निम्न स्व से संचालित होगी, इसमें स्वार्थ होगा, भौतिक इच्छा होगी, बाह्य इच्छाएं होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी। जबकि आदर्श इच्छा उच्च स्व से संचालित होगी, इसमें क्या होगा? ये परमार्थ की इच्छा है, लोक कल्याण की इच्छा है, तात्विक इच्छा है, उच्च स्व से संचालित होगी। ये सारी बातें हैं जो है रूसो की सामान्य इच्छा के बारे में हैं। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो आप सफलता को डिजर्व करते हैं। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, आपके चरण चूमेगी सफलता, क्योंकि जो कांस्टेंट रहते हैं, रेगुलर रहते हैं, जो मेहनत करते हैं, कंफर्ट जोन से जो बाहर आते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है। और जो अभी तक बने हुए हैं, इस वीडियो में नहीं, हर एक वीडियो में जो लास्ट तक सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है। थोड़े थोड़े चेंजेस से जो है 1% के चेंजेस से सफलता मिलती है और सफलता दूर जाती है। 1 जो है % का चेंज होने से हम सफलता के करीब जाते हैं और सफलता से दूर होते जाते हैं। तो ये सारी बातें बहुत मैटर करती हैं। कुछ लोग बहुत अच्छी तरह इसको समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, तो उनको भी समझना चाहिए यदि उनको सफलता पाना है तो। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे और वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें।
ये सब चीज़ें जो हैं हमारे फ्यूल के रूप में हमें काम आती हैं आगे आपके लिए कंटेंट बनाने के लिए। तो ये सब काम ज़रूर आप करते जाइए, ये आपका दायित्व है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।